गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जो है सबसे पहले तो मैं रवि सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जेएनवी अमरावती की ओर से और पीजीटी हिस्ट्री के आप सभी बच्चों का जो है आज की इस सुपर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है सिविक्स राजनीति शास्त्र का जो अपना तीसरा चैप्टर जो है चुनावी राजनीति इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन से मेरा, भारत कौन सी शासन प्रणाली वाला देश है? जिससे भी आता है वो हाथ ऊपर करेगा अपना। चलिए आप बताइए। यस पीछे डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो भारत कैसी शासन प्रणाली वाला देश है? डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, ठीक है। पहले अपने भारत देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती थी? जब डेमोक्रेटिक नहीं था तब अपने देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती थी? यस लास्ट, जोर से थोड़ा। राजाशाही शासन प्रणाली चलती थी। किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती थी? राजाशाही शासन प्रणाली चलती थी, ठीक है। अभी वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चलती है तो उसमें जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसका चुनाव कौन, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन चुनता है? यस थोड़ा जोर से यहाँ तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जनता चुनती है। कौन चुनती है? जनता। लोग चुनकर भेजते हैं, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधि को जो है किस प्रकार से चुनकर भेजते हैं? क्या राजाशाही प्रकार से या फिर और कोई तरीके से चुनकर भेजते हैं? किस हेतु से जो है किस प्रकार से चुनकर भेजते हैं? वोट देकर, है ना, यानी कि चुनाव करते हैं ना, चुनाव करते हैं ना। आप चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ जानते हैं क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, आप चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया के बारे में और थोड़ा डिटेल में हम जो है आज जानने का ट्राई करेंगे। चुनाव प्रक्रिया किस हेतु से होती है? चुनाव में खड़ा रहने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उम्मीदवार किस तरीके से जो है चुनाव प्रक्रिया में खड़ा होता है, उम्मीदवार निभाता है, फिर किस किस प्रक्रिया से वो गुजरता है और विजेता होता है और अपने एक जो है इस डेमोक्रेटिक जो अपनी शासन प्रणाली है उसमें अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहता है। तो ऐसा ही हम जो है आपके समक्ष में चुनाव प्रक्रिया किस हेतु से होती है तो आप अपने सामने थोड़ा सा डेमो हम रोल प्ले जो है करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है अभी क्या करना है, आपके क्लास का जो है क्लास मॉनिटर नहीं करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे तो दो लोग जो है आप खड़े होंगे और वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। शुभश्री और आविष्कार, ठीक है। आगे आइए। ये दोनों जो है उम्मीदवार हैं, इस साइड आइए, थोड़ा इधर आइए, स्टेज पर मेरे बगल में। ये जो है अपने क्लास के मॉनिटर के लिए जो है उम्मीदवारी निभा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो है क्लास कैप्टन बनने के लिए आपका जो वर्ग है इसका क्लास कैप्टन बनने के लिए जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसको मतलब आप चुनाव करवाने का है, अभी हमें क्या करवाने का है, चुनाव करने का है। तो आप लोग जो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ये दोनों उम्मीदवार है आपके सामने, आपको एक यहाँ से चिट्ठी दी जाएगी, यहाँ टेबल पर चिट्ठी रखी होगी, आप जिसे भी चुनना चाहते हैं, ठीक है, उसका आपका इनका नाम लिखना है। ये हमारी चुनाव प्रक्रिया मतलब कैप्टन की चुनाव प्रक्रिया से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से आएंगे एक एक बच्चे और अपना चुनाव प्रक्रिया में नाम लिखेंगे। ये जो कुछ चिट्ठियाँ है मैं यहाँ पर टेबल पर रख रहा हूँ, जिससे भी आप इस साइड में आप आविष्कार उस साइड जाइए, ठीक है। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक एक आना है लाइन से।
यहाँ पर आके यहाँ पर टिप्पणियाँ पड़ी हुई है, इसमें नाम लिखना है। ठीक है, आप वहाँ से न लेके आए तो वहाँ से भी यहाँ पर आप जो है यहाँ पर है, यहाँ से नाम लिख कर इसमें आपको ये बॉक्स जो है आपकी मतदान पेटी है। इस मतदान पेटी में आपका जो है मत, जिसे हम अमूल्य मत कह सकते हैं। ठीक है, जो आपके क्लास का मॉनिटर चुनेंगे, जिसे बहुमत प्राप्त होगा वो क्या बनेगा, आपके क्लास का मॉनिटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखिए, दो बच्चे हो गए, दो बच्चे हैं। यहाँ पर आइए। यहाँ से ये मत है आपका, यहाँ से लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आना है। दोनों उम्मीदवार नहीं आ सकेंगे, नहीं। थोड़ा जल्दी चलिए। यहाँ पर आते हैं। वॉइस भी आइए, एक साइड वॉइस भी चलते रहिए, इस साइड में चलिए, वॉइस भी आइए जल्दी। अभी चलो चलो देवस। लाइन पीछे, लाइन में खड़े रहिए। देवांश और रूपक दोनों आ जाओ इधर।
तो देखिए मित्रों, अभी आपके सामने आपके क्लास का मॉनिटरिंग का है ना, आपका क्लास का मॉनिटर नियुक्त करने की हमने क्या किया, चुनाव किया। चुनाव में हमने आप सभी ने अपना अपना मत जो है अपने अपने कैप्टन को दिया। हमने बाहर के प्रतिनिधियों से क्या करवाया, मतगणना करवाई। ठीक है, मतलब आपके क्लास के थे तो उनके पास हमने मतगणना करवाई। और अभी जो है जो भी रिजल्ट आपके सामने जो डिक्लेयर हो रहा है कि आपके क्लास का अब जो है क्लास कैप्टन कौन होगा, तो जो भी क्लास कैप्टन का विजेता बनेगा वो क्या आगे आएगा, हम उसको जो है क्लेम करके उनका अभिवादन करेंगे। ठीक है, तो जो अभी आपके सामने जो चुनाव हुए उस चुनाव में आविष्कार को जो है वो 15 मत प्राप्त हुए हैं और सुभाषित कायड़े जो है उनको 14 मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक जो था वो नोटो था। ठीक है, ठीक है, यानी कि अभी जो है एक मत से जो है कौन विजेता बन रहा है, आविष्कार। आविष्कार प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हम तो ये है आविष्कार जो आपके क्लास के आज से क्या रहेंगे, कैप्टन मॉनिटर रहेंगे। ठीक है, क्लास कैप्टन क्लास मॉनिटर रहेंगे। आपका क्लास का सारा जो है मतलब जो नियंत्रण करने का काम, आपको क्लास हैंडलिंग करने का काम कौन करेंगे, आविष्कार करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से कहीं हमारे डेमोक्रेटिक जो शासन प्रणाली है उसमें भी इसी प्रकार से चुनाव होते हैं। पहले जब किस तरीके से जो है प्रतिनिधि होता है वो इलेक्शन में खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है, फिर उसको कुछ नामांकन करवाना पड़ता है, नामांकन पत्र भरता है, उसके बाद जो है एक लंबी प्रोसेस चलती है, प्रचार प्रसार होता है। प्रचार प्रसार के बाद फिर क्या होता है, वो जो है इलेक्शन का दिन आता है, एक दिन निर्धारित करते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम सब लोग अपना अपना मत देने जाते हैं और लास्ट में जो है मतगणना होती है और उसके बाद जो है वो कोई भी जो विजेता होता है जिसे विजेता घोषित किया जाता है। तो हम इस प्रक्रिया को जो अभी है थोड़ी सी कुछ विगत से, थोड़े विस्तार से, थोड़े डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार फिर से आविष्कार के लिए तालियां बजाएंगे। घोषित हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली है उसमें भी जो है इलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जिस तरीके से क्लास का मॉनिटर को देखा कि सबसे पहले तो उम्मीदवार आगे आए और उन्होंने अपना नामांकन करवाया, खड़े हुए उन्होंने जो है बोला कि हमको क्लास का मॉनिटर बनना है। इसी प्रकार से हमारी डेमोक्रेटिक जो शासन प्रणाली है उसी में भी यही होता है। सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है उसमें जो प्रतिनिधि जो भी कोई होता है, उम्मीदवार या प्रतिनिधि होता है, वो क्या करते हैं, उम्मीदवारों का नामांकन होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, मतलब कि अपने अपने चैप्टर में आगे देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। जिस तरीके से अपने पास वास्तविक विकल्प था, दो लोग थे आपके सामने चुनने के लिए, दोनों को चुनने के लिए वास्तविक विकल्प क्या था, किसी को मत दे सकते थे, वो आपके लिए विकल्प था। तो इसी प्रकार से हमारी शासन प्रणाली में लोगों के पास विकल्प होते हैं कि वो अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वो चुनाव कर सकते हैं, वो अपने को नियुक्त कर सकते हैं। यह तभी तय होगा जब किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, और हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। यानी कि किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई भी जो है एक चाय वाले से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक कोई भी जो है इस चुनाव में खड़ा रह सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। उस पर कोई भी प्रकार की जो है बंदिश नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है तो वो उम्मीदवार भी हो सकता है। देखिए जिस तरीके से अभी आपने फिलहाल में देखा कि ये जो लोग जो थे वो उम्मीदवार थे, आप सब लोग क्या थे, मतदाता थे, आपने सब लोगों ने उनको मत प्रदान किया। तो इसी प्रकार से आप अभी जो है कल कोई और मत जो है आप में से खड़ा होगा क्लास मॉनिटर के लिए खड़ा हो सकता है, यहाँ पर आपके पास पूरा हक है। आज आप मतदाता है तो कल आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं, आप आविष्कार और सुपश्री की जगह आप भी खड़े रह सकते हैं। ये आपके पास विकल्प होता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में है तो वो वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जब अपनी आयु कितनी साल की होती है, 18 साल की होती है,
ठीक है, तो 18 साल की आयु में हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। मतदान मथक पर जाकर अपना जो है कीमती मत जो है डाल सकते हैं और अपने पसंदीदा जो भी कोई यदि उम्मीदवार है तो उसको नियुक्त कर सकते हैं, उनको जो है हम जिता सकते हैं। और यदि हमें उसी चुनाव में उतरना है, हमें चुनाव में जो है लड़ना है, तो अपनी आयु कितना होनी चाहिए, 25 साल होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों के बगैर पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत के काम मामले में लागू होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी 25 साल की आयु है तो आप जो है कई बार, पर इसमें भी कुछ नियम है। आप अगर कोई भी अपराध है, आपने कोई अपराध किया है, जैसे कोई आप मर्डर केस में फंसे हुए हैं, ठीक है, आपने किसी की हत्या कर दी है, आप जो है देशद्रोही कर दिए गए हैं, आस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई केस लागू हो गया है, तो आप उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव में खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं मामलों में जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारी मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, और पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, है ना। राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक दल जो है वन रजिस्टर कितने हैं, 750, 750 जितने राजनीतिक दल इतने हैं जिनका जो है अपने चुनाव आयुक्त जो है, ठीक है, जिसकी रचना जो है, जिसकी नियुक्ति 324 के अधिक कुछ होती है, तो उसमें 750 जैसे जो है राजनीतिक दल है। लेकिन कुछ ऐसे जाने माने राजनीतिक दल जो है, जो अभी भी हमारे जो भारत है तो डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली उसमें चलते हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, है ना, शिवसेना हो गया, फिर जो है ममता बनर्जी का कौन सी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस हो गया, ठीक है, एमडीएमके हो गया, डीएमके हो गया, वैसे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी होती है। उनकी तरफ से जो कोई उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारी निभाता है, तो उसको जो है वही राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस की ओर से कोई राजनीतिक दल में खड़ा हुआ है तो उसे कांग्रेस टिकट प्रदान करती है ना, मनोनीत करती है कि ये जो है अब कांग्रेस की ओर से क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो उसको जो है मनोनयन की भाषा में क्या कहते हैं, उसको टिकट कहते हैं। हम कहते हैं ना कि इसको भाई कांग्रेस की टिकट मिला है, इसको जो है भाजपा का टिकट मिला है, ठीक है, इसको भाजपा का टिकट मिला है, या तो फिर इससे आम आदमी की पार्टी का टिकट मिला है, तो वो जो है उस पार्टी की ओर से क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। अभी हम आगे देखते हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। नामांकन पत्र क्या होता है वो भी अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा कि नामांकन पत्र कैसा होता है, और उसमें आपको जो है कौन सी आपकी जो है विवरण देना होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी रकम होती है जो आपको डिपॉजिट के रूप में वहाँ जमा करनी पड़ती है। ठीक है, इतनी रकम आई थिंक जो है 2/3 के हिस्से की जो है रकम आपको वहाँ पर डिपॉजिट के रूप में जमा करनी पड़ती है, ठीक है, चुनाव लड़ने के तौर पर। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जिसकी 124 के अधिकृत कलम नंबर अनुच्छेद 124 के अधिकृत सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया है, ये निर्देश दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार है और वो इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता है तो उसके घोषणा पत्र भरना होता है। उस घोषणा पत्र में कुछ विवरण दिए हुए हैं। वो विवरण क्या है, तो हर एक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। उसमें कुछ विवरण देने होते हैं, उसको कौन कौन से विवरण है विस्तार से समझते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उसके खिलाफ कौन कौन से ऐसे मामले चल रहे हैं उसका ब्यौरा देना होता है कि मेरे खिलाफ जो है हत्या केस का आरोप लगा हुआ है, गंभीर देशद्रोही का, ऐसे विवरण देना होता है। दूसरा है उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। उसके पास तो कितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी उसके पास कितनी है, उस प्रॉपर्टी का उसको ब्यौरा देना होता है कि मेरे पास जो है इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतनी प्रॉपर्टी का जो है मालिक हूँ, मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं और इतने सदस्य के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका भी ब्यौरा देना होता है। तीसरा है उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। अभी देखिए, अगर
उसमें एजुकेशन नहीं होगा तो वो देश का विकास करने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। इसलिए उसको ये भी बताना होता है कि मैं चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या तो अदर कोई डिग्री है उसके पास, तो उसके शैक्षिक योग्यता के लिए उसको ब्यौरा देना होता है कि मैं इतने कक्षा तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे योग्यता है। इन सारी बातों का विवरण देना होता है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों का द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। अगर ये सारी बातें मतदाता है उनके सामने ये जो खुली होती है, अगर मतदाताओं को सारी बातें पता चलती है तो मतदाता उनका अपना योग्य जो प्रतिनिधि होता है उसको चुनने में सफल रहते हैं, है ना। अगर कोई देशद्रोही होगा तो इससे हम चुनेंगे क्या? कभी भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आगे आगे देश का भी कुछ भला होने वाला है नहीं। तो हम ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करेंगे जो अपने देश का भी विकास करे और खुद भारत की जो जनता है उनके भी विकास में या तो उनका भी जो है मदद आ सके। अब आगे देखते हैं नामांकन पत्र किस तरीके का होता है। ये है नामांकन पत्र, इसमें जो है प्रतिनिधि का नाम होता है, वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा रहा है वो सारा होता है, उनका एड्रेस, ये सारी चीजें जो है उसके बारे में ये सारा विवरण दिया होता है। ठीक है, ये कहाँ से खड़ा हुआ है, कौन से निर्वाचन क्षेत्र की अधिकृत, ये सारी चीजें आता है, ये सारी चीजें जो है नामांकन पत्र में आता है। इसके बाद आगे का मुद्दा है, आगे का टॉपिक है नामांकन पत्र उसने भर दिया, अब आगे क्या करेगा, वो प्रचार प्रसार के लिए जाएगा, चुनाव अभियान शुरू होगा, प्रचार प्रसार करेगा, रैली आयोजित करेगा, सभाएं आयोजित करेगा, लोगों को जो है अपनी बात एक्सप्रेस करेगा ना, आकर्षित करेगा, बड़े बड़े वादे करेगा, ये सारी चीजें होती है। तो चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों के सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी लोग हैं अपना पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर उनकी अच्छी नीति और सरकार जो है ना, उनको ऐसा अवसर देना कि वो देश के विकास में, देश का भला करने में उसका कुछ न कुछ योगदान रहे। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है और चुनाव अभियान के दौरान यही होता है ना। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी ओर से चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को जो है अपनी नीतियां बताते हैं, अपनी ओर अपने करके हम जो है हमारी सरकार जब थी तो ये कर रही है, हमारी सरकार ने ये सब पिछले 5 सालों में ये सब कार्य किए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। ठीक है, तो हम उसको मत देंगे और विजेता बनवाएंगे। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदाताओं के तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है ना। अगर उम्मीदवारी उन्होंने कर दी तो इसकी घोषणा होती है कि कौन कौन से उम्मीदवारों ने जो है नामांकन करवाया है, इसकी घोषणा की जाती है। इसकी घोषणा और किस दिन चुनाव लड़े जाएंगे, मतलब इलेक्शन कब होंगे, जब हम मतदान मथक पर पहुंचेंगे और अपना कीमती मत उनको देकर विजेता बनवाएंगे। तो उसी बिना 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। काहे के लिए, प्रचार प्रसार, रैली आयोजित करने के लिए, लोगों को जो है अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से प्रचार होता है। ये देखिए यहाँ पर प्रचार का फोटो दिखाया गया है, किस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाती हैं और जो है बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता जाकर जो है लोगों को अपनी और अपनी पार्टी ने क्या क्या कार्य किए हैं, अब आने वाले दिनों में वो जो है क्या क्या कार्य करने वाले हैं, उनकी नीतियाँ क्या है, उसके बारे में सब ब्यौरा देते हैं और बात अपने समक्ष रखते हैं। कई बार नारे भी देते हुए आप आगे देखेंगे। इस अवधियों में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को भाषण देते हैं और अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, है ना। राजनेता पहुंचते हैं, रैलियों में जाते हैं और अपने लोगों को जो है बड़े बड़े भाषण देते हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का करते हैं और समर्थक जो होते हैं समर्थक उनको सक्रिय करती है। जो बीजेपी से जुड़ा होगा, कोई कांग्रेस से जुड़ा होगा, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके समर्थक उनके हिस्से में बोलेंगे ना। तो ये सब सारी चीजें जो है रैलियों में होती रहती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्तों तक नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने से महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जिसको हम ओपिनियन पोल भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ कई बड़ी बड़ी सिटी होती है या तो गांव मोहल्ले में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता रहता है, ये लोग जो है मीडिया वाले लोग जो होते हैं
है ना, वो लोग ओपिनियन लेने आते हैं कि आप जो है कौन सी पार्टी को चुनना चाहते हैं, आप कौन से जो है उम्मीदवार को जो है इस विजेता बनाना चाहते हैं, ये आपके पास से ओपिनियन लेते हैं। तो ये सारी जो है ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते पहले हो जाता है, ये महीनों पहले इन सारी चीज़ों की तैयारी होती है, वो चाहे महीनों पहले जो है अपना संपर्क करते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है ना। चुनाव अभियान जब चलता है तो ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, लोगों के कुछ बड़े मुद्दे होते हैं, ऐसे बड़े मुद्दे जैसे कि अभी देखिए बिहार में भी किसान बिल चल रहा था वर्तमान में, अभी इलेक्शन आएगा तो जिस तरीके से अभी विधानसभा के कुछ 5 स्टेट में इलेक्शन हुए है ना, यूपी बिहार में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो चुनाव हुए तो उसमें क्या करते हैं, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के अपोज में बोलेगा कि वो जो किसान बिल हमने माफ करवाया था, उन्होंने जो किया था किसानों के लिए अच्छा नहीं था। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं उनकी और जो है मतदाताओं का क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके सामने बात रखते हैं, वो मुद्दे सारे जो है लोगों के सामने केंद्रित करते हैं कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, इन सरकार ने ये जो है आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये सारी बातें जो है ऐसे जनता के सामने रखते हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के लिए वोट देने को कहती है ना। कोई भी पार्टी होगी तो वो कहेगी कि हमने आज ये अच्छा किया, किसानों के लिए हमने वो किया, गरीबों के लिए हमने वो किया, है ना। तो गरीब किसान जो हो गया बोलेगा हाँ हमारे लिए ये हुआ है। तो गरीब लोग होगा तो कोई भी लोग होगा प्रतिनिधि हो क्या करेगा, इन पार्टी की ओर आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के बाद क्या करेंगे, जब वो मतदान का दिन आएगा, जब इलेक्शन का दिन आएगा तो वो चुनाव भी किसे दे, वो जो है वोट भी किसे देगा, उसी पार्टी को देगा जो उनका भला हुआ है। और वो जो है ऐसा ही कुछ जो है रैलियों में वगैरह में सब कुछ होता रहता है। आइए कुछ सफल नारों पे गौर करते हैं। जैसे कि कई बार बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है, रैलियों का आयोजन होता है, सभाएं बुलाई जाती हैं, तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, है ना, बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता होते हैं, वो इस तरीके से कुछ जो है नारे देते हैं, जनता के सामने नारे लगाते हैं। तो ऐसा ही इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक नारा लगाया था, गरीबी हटाओ, जो कौन सी पार्टी के से थे, कांग्रेस से, ठीक है। तो इन्होंने जो है गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जो है 1977 में जनता पार्टी जो है ना, जनता पार्टी को जो है लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। वामपंथी दल 1977 पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी दल जो है उन्होंने जमीन जोतने वाले को ये नारा दिया था, जमीन जोतने वालों को, ठीक है। इसके बाद एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए 1983 में, जिसमें उन्होंने जो है तेलुगु स्वाभिमान यानी कि तेलुगु भाषा के लिए तेलुगु जो लोग हैं वो उनका स्वाभिमान है, इस हेतु से जो है इन्होंने ये नारा दिया था 1983 में, तेलुगु स्वाभिमान। तो इसी तरीके से जो कुछ बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो लोगों के सामने, जनता के सामने इस तरीके से जो है नारे भी देते हैं। अब चुनाव प्रचार प्रसार होता है, कुछ भी होता है, तो कुछ इन पर जो है ऐसा नहीं कि मुफ्त तरीके से वो चुनाव प्रचार प्रसार कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पर कुछ पाबंदियां भी होती है, कुछ नियंत्रण भी होता है। वो उस दायरे को पर रहकर वो कुछ भी चीज अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते। वो चीजें कौन सी हैं, तो उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कौन कौन से, पहला मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। वो जो है उसको प्रलोभन ऐसे लालच नहीं दे सकता कि तू जो अगर मुझे मत देगा, ठीक है, तो मैं ये वो कर दूंगा, है ना, या तो फिर धमकी भी दे सकता तूने अगर मेरा मत नहीं दिया तो मैं तेरा बुरा कर दूंगा, कि तेरा बुरा चाहूंगा, वो सारी धमकी भी नहीं दे सकता, ठीक है। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकता कि तेरी ये जाति तो तू मुझे वोट देगा, या तो फिर तू जो है हिंदू है तो तू मुझे वोट देगा, तू मुसलमान है तो मुझे वोट देगा। धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भी वो जो है किसी भी मतदाता से जो वो वोट या तो वोट नहीं मांग सकता, मत नहीं मांग सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। सरकारी संसाधन होते हैं, जैसे सरकारी संसाधन में सरकारी ऑफिस आ गई, सरकारी गाड़ी आ गई, ठीक है, जैसे बस स्टैंड पे जाकर वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, रेलवे स्टेशन पे जाए जैसे, है ना, तो उनका यूज कर जो है वो कुछ भी प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जैसे कि लोकसभा है तो हमारे भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है अभी? 545
45 यानी कि 545, अधिकतर 550 है, ठीक है, 552 है, लेकिन अभी फिलहाल में 543 पर हम चुनकर भेजते हैं, 2 राष्ट्रपति चुनकर भेजता है, ठीक है। तो इन 545 जो निर्वाचन क्षेत्र है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है और पूरे ओवरऑल इंडिया में 545 है। तो वहां पर कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र रहता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, तो वहां पर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता यदि लोकसभा का चुनाव है तो। दूसरी बात, यदि विधानसभा के चुनाव है, जैसे कि महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र जो है, ठीक है, जैसे अभी महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ये लोकसभा की है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 288, ठीक है, 288 सीटें हैं विधानसभा की। तो उसमें जो है एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है 10 लाख से ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसको चुनाव प्रचार प्रसार करना है, रैली आयोजित करनी है, सभाएं बुलानी है, तो वो 10 लाख रुपए के दायरे में ही लेकर कर सकता है, इसके ऊपर जाकर वो नहीं कर सकता। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं या पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद भी उनको रद्द घोषित हो सकता है। और इनका कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। यानी कि ये सारी चीजें जो बताई गई है आपको ऊपर, प्रलोभन देना, जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना, सरकारी संसाधन का इस्तेमाल करना, इन चीजों का वो उल्लंघन करता है। यदि उनको दायरों को क्रॉस कर लेता है तो इनको क्या किया जाता है, वो भले ही इलेक्शन में जीत जाता है तो इसको दोषी करार दिया जाता है और उसका जो है चुनाव जो है जीत जाने के बाद भी उसका चुनाव रद्द किया जाता है। हमारे देश में कई बार जो है आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की पाबंदी। उस प्रकार से हम जो है कहीं पर जो है कोई सरकारी नई जॉब नहीं निकल सकती, कोई वैकेंसी नहीं आ सकती। हम लोग जो है कई कानून जो है हमारे गवर्नमेंट ने बना कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, वरना जो है जहाँ तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं वहाँ तक हमें भी कोई भी जो है जामीन वगैरह नहीं मिलता, गवाह भी नहीं मिलता और हमको क्या करना होता है, उसी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये आचार संहिता को भी हमने स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टी को यह सब करने की मनाही है। यानी कि आचार संहिता जब चल रही होती है तो उस बार उम्मीदवार या तो फिर कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो वो ये सारे कदम नहीं उठा सकती। कौन कौन सी? तो चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी ऐसी धार्मिक जगह है उसका वो जो है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यूज नहीं कर सकता है। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। सरकारी वाहन है, ठीक है, जैसे मामलतदार की गाड़ी हो, वैसे नहीं बोला मामलतदार सर जी हमें जो आपकी गाड़ी दीजिए प्रचार प्रसार के लिए जाना है, ठीक है, तो वो इसका यूज नहीं कर सकता। सरकारी बसों का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। एरोप्लेन्स, विमानों का भी यूज नहीं कर सकता। और तो नहीं कोई ऐसे बड़े पहचान वाले अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी, कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के, और कलेक्टर को बोलेंगे कि साहब आप मेरे साथ चलिए, आपकी बहुत पहुंच है तो आप इलेक्शन में मेरी ओर से आप जो है प्रचार प्रसार करना, तो हम ये सब नहीं कर सकते, जो उन पर पाबंदी है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते, है ना। एक बार जो है चुनाव की उन्होंने तारीख घोषणा करने की, अब तक जो है था आपका चुनाव के लिए आपको टाइम दिया गया था प्रचार प्रसार के लिए, उन्होंने अभी तक डेट कर दी कि जो है अभी 5 फरवरी को जैसे मानो कि आपका इलेक्शन है तो आप जो है ये घोषणा हो गई तो आज से लेकर 5 फरवरी तक आप किसी भी सभा का आयोजन नहीं कर सकते। आयोजित करके ये सब सारी बातें कि जो है हम विजेता बनेंगे तो गांव में बड़ा सा शिलान्यास बनवाएंगे अपने नाम का, ये सब चीजें नहीं कर सकता। कोई भी ऐसे नीतिगत फैसले जो वो नहीं ले सकता जब तक आचार संहिता लागू है। ये सारी प्रचार प्रसार का दौर चला गया। अब बारी आती है मतदान करने का। जब हम कहाँ पहुंचेंगे, बूथ लेवल पर, मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, जो बराबर या तो सरकारी ऑफिस से होती है या फिर सरकारी स्कूल वगैरह होती है ना, वहीं पर हम जो है गाँवों में वगैरह में चुनाव करने के लिए जाते हैं। तो चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इसी दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं, है ना। तो इसी दिन क्या होता है, हम सब लोग कहाँ पहुँचते हैं, चुनाव करने के लिए, वोट देने के लिए पहुंचते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, चुनाव का दिन कहते हैं। आज हमारा इलेक्शन का दिन है, चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाताओं की सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है या स्थायी तौर पर
स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है ना। जिन जिन की आयु जो है 18 साल है, जो सर्वाधिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है उसको, वो लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं अपना एक आईडी प्रूफ लेकर। क्या आईडी प्रूफ रहता है? वोटर आईडी, इलेक्शन कार्ड रहता है ना। इलेक्शन कार्ड लेकर जाता है, या तो फिर जो है उन लोग चिट्ठी दी होती है जिसमें उसका नाम वगैरह होता है, वो चिट्ठी लेकर वो जो है मतदान केंद्र पर जाता है। वहाँ पर सरकारी कुछ ऑफिसर बैठे होते हैं, वो लोग जो है उसका क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि हाँ भाई इसी नाम का व्यक्ति है, इसी से आया है, इसका जो है मतदान जो है यूनिक आईडी ये है और ये मतदान करते हैं। फिर क्या करते हैं, आपको जो है एक ब्लैक रंग का, है ना, कौन से हाथ पे लगाते हैं, राइट या लेफ्ट पे? लेफ्ट पे लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हाथ की ये अंगुली, ठीक है, इसी अंगुली पर आपको जो निशान लगाते हैं और वो आपको जो है वोट देने के लिए आपको जो है अधिकार देते हैं, आप अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर काला निशान लगा देता है और उसे वोट डालने की अनुमति देता है। फिर मतदाता उसके पसंदीदा उम्मीदवार के निशान के सामने वाला बटन दबाकर वोट करता है ना। हम क्या करते हैं, जब जाते हैं अपनी पहचान हो जाती है, तो पहचान होने के बाद हमको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है वोट डालने का, और हम भी वही करते हैं। एक जहाँ पर जो है एक बॉक्स लगाया होता है, उसमें ईवीएम मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, है ना, ईवीएम होता है। वहाँ पर जाकर सारे जो उम्मीदवार है उनके सामने अपना उनका जो है निशान और बटन रहते हैं, और उसी बटन में जो हमें पसंद है उस जो है उम्मीदवार के सामने का बटन दबाते हैं, वोट देता है। जब वहाँ जाकर एक छोटी सी ट्यून बजती है ना, बेल बजती है ना, रिंग बजती है, और इसके बाद हमें पता चलता है कि अपना वोट जो है हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से कुटिर होती है जिसको मतदान कुटिर कहते हैं, वहाँ पर जाकर के हम क्या करते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों की सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है ना। जब वोटिंग हो जाते हैं तो छोटी सी क्या होती है, उसकी जो पेटी होती है ना, वोटिंग पेटी, वो ले सुरक्षित जगह ले जाके, जहाँ पर है तो अपने पास में कहीं जो है मामलेदार ऑफिस वगैरह है या तो कलेक्टर ऑफिस है, जहाँ पर अपने नजदीक में जो भी ऑफिस है वहाँ पर ले जाके हम रखते हैं। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है, और वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। तो क्या करते हैं, एक डेट डिसाइड करते हैं, जैसे कि 5 फरवरी को चुनाव हुआ, तो जैसे कि 18 फरवरी को एक डेट फिक्स कर दी गई, इसी दिन क्या होगा, मतगणना होगी। और फिर जो है उसी दिन सारे लोग जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनकी निगरानी में जो मतगणना होती है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ियाँ ना हो सके, और जो है सही तरीके से हम जो है ये मतदान मतगणना हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है ना। जो सबसे ज्यादा मत करता है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, जैसे अभी बहुमत प्राप्त हुआ ना, किसी भी तरह जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, विजेता घोषित करते हैं। और टीवी, रेडियो और अखबारों पर सारी खबरें देते हैं। कुछ ही घंटों की गिनती में परिणाम मालूम हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है ना। जब भी मतगणना स्टार्ट होती है तो न्यूज वाले, मीडिया वाले जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं टाइम से, और वो जो है एक पल पल की खबरें जो है हमारे तक पहुँचाते हैं, है ना। और कुछ टाइम के बाद, है ना, या तो शाम तक जो है हमारे सामने जो है विजेता का नाम घोषित हो जाता है, और वो बड़े धूमधाम से, है ना, अभी तो डीजे वीजे भी आ गए, है ना, तो उनके धूमधाम से जो है विजेता जो है विजयी रथ पर सवार होकर जो है उसके नाम की घोषणा होती है, और हमें ये भी पता हो जाता है कि अगली बार जो है कौन सी सरकार सत्ता में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक था, ये मतगणना हो रही है, ईवीएम मशीन है, इसी हेतु से जो है ये सारे लोग जो है मतगणना करते हैं, ठीक है, इस हेतु से मतगणना होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये विजेता जी है, ठीक है, ये तो विजेता हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में से करके वो जो है प्रचार करते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ आपके सामने प्रश्नोत्तरी थे, अभी तक हमारा था मतगणना तक, ठीक है। ये प्रश्नोत्तरी है कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है। जिसको भी आता है हाथ ऊपर करना है। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि उम्मीदवार
जब चुनाव लड़ने आता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसको आता है आगे उत्तर करना है। यस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले घोषणा पत्र भरना होता है और नामांकन पत्र भरना होता है। गुड, है ना। तो कि उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को जो क्या करना पड़ता है, एक जो है नामांकन पत्र भरना पड़ता है और घोषणा पत्र जो होता है कि जिसमें उस पर कौन सा केस लागू है, उसके बाद संपत्ति कितनी है, इसका सारा का सारा ब्यौरा देना होता है। 1917 के चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? बचाओ। यस एकदम। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार या पार्टी को क्या करने की मनाही है? जब चुनाव प्रचार प्रसार हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान जो है जो भी उम्मीदवार है या तो फिर जो पार्टी है उसको क्या करने की मनाही है? यस धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी वाहनों का, सरकारी संपत्तियों का, साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को धर्म या जाति पर बोलकर उनसे मत नहीं ले सकते। वेरी गुड सिस्टम, है ना। तो कि वो जो है कोई भी सरकारी वाहन, सरकारी जगह जो है उनका यूज नहीं कर सकता, सरकारी नेताओं को जो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, ठीक है, और जो है जाति या धर्म के नाम पर वो जो है वोट उनसे नहीं मांग सकता, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके सामने। आपके लिए ग्रुप कार्य है, ये दो चुनाव के महत्व और चुनाव के बारे में बताइए, ये लिखना है, और चुनावी प्रक्रिया और उसके परिणाम की रूपरेखा लिखिए। ये दोनों जो है क्वेश्चन से आप नोट डाउन कर लेना और इसको लिखना है, ठीक है। धन्यवाद। तो यहाँ तक था हमारा लेसन, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।